स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख में एक बार फिर। अ, आज मैं फिर आपके साथ में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसके अंदर 1-2 पार्टियों को छोड़कर बाकी 23 दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उनके नेताओं ने भाग लिया था। सबने अपने-अपने विचार व्यक्त किए थे। 2 महीने बाद फिर बैठक होगी। लेकिन 2 महीना तो बहुत दूर है। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और उसी के साथ-साथ में गैर भाजपा राजनीति की हमारी समझ भी बदल रही है। जी। इस समझ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय आया जब कांग्रेस ने राहुल गांधी का वह भाषण जारी किया, आद्योपांत पूरा का पूरा शब्दशः वो भाषण जारी किया जो उन्होंने उस मीटिंग में दिया था। बाकी नेता क्या बोले थे उसकी कुछ-कुछ जानकारी हमें मीडिया के ज़रिए प्राप्त हुई है। लेकिन जब से कांग्रेस ने उस भाषण को जारी किया है और मैंने उस भाषण को पूरा पढ़ा, भाषण अंग्रेजी में था, बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी आया जो कि उस एक्स के ऊपर उपलब्ध है। तब मुझे लगा कि दरअसल विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मुझे यकीन है कि आपने भी वो भाषण ज़रूर पढ़ा होगा, जी। क्योंकि आप इस तरह की चीज़ों को छोड़ने वाले हैं नहीं। और इसीलिए मैं आज सोचा आपके साथ एक चर्चा की जाए। पिछली बार भी चर्चा मैंने आपके साथ ही की थी। अच्छा, उस भाषण को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि राहुल गांधी बड़ी तैयारी के साथ उस कार्यक्रम में आए थे। उसके पीछे एक लंबी सोच थी और उस सोच को उन्होंने उस भाषण में व्यक्त किया। और वो भाषण सीधे-सीधे विपक्षी नेताओं की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति के बारे में समझ है, उस समझ को वो भाषण चुनौती भी देता था, उनकी आलोचना भी करता था, उन्हें सुझाव भी देता था और उनका आह्वान भी करता था कि आइए हम सब लोग मिल-जुल कर एक गैर भाजपा राजनीति के लिए एक जोरदार, ज़बरदस्त और प्रभावी मोर्चा बनाएँ और अगर हम नहीं बनाएँगे तो हम सब लोगों का भविष्य खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी प्रभावी रूप से भारतीय लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनने की तरफ धकेल देगी। ऐसा उसमें निकल कर आता है। जैसे एक जगह राहुल गांधी उसमें कहते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा भूमिका इसलिए दे रहा हूँ, आपको बाद में नहीं, कहना। ठीक है, ज़रूर। जी। एक जगह राहुल गांधी कहते हैं कि भाई नेताओं का नाम लेके कभी तेजस्वी का नाम ले रहे हैं, कभी अखिलेश का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सोचते हैं कि आपका चुनाव 40% चुराया गया, आप सोचते हैं आपका चुनाव 20% चुराया गया, कोई कहता है आपका चुनाव 80% चुराया गया, ममता जी ऐसा सोचती हैं। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके चुनाव 100% चुराए गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में मेरी जान पहचान के लोग कहते थे कि हम चुनाव जीतने वाले हैं और मैं कहता था और सोचता था कि कितने मुगालते में है ये। मैं लगातार इस बात का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल साफ लग रहा था कि चुनाव जीतने वाले नहीं है ये। तो ये जी। सब जो बातें राहुल गांधी ने अपने भाषण में कही उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि उससे पहले विपक्ष के तमाम नेता बोल के कांग्रेस को थोड़ा उलाहना दे चुके थे कि कांग्रेस मनमानी कर रही है, ये सब उलाहना। तो वो कह रहे थे ठीक है, आप जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उसको हम नीलकंठ की तरह, जहर नीलकंठ ने जहर पिया था, हम उस जहर को पी लेंगे। लेकिन हम आपके प्रति हमारा स्नेह और उदारता बनी रहेगी। हम उसी स्नेह और उदारता से आपके साथ मित्रता करेंगे, आपके साथ गठजोड़ करेंगे। यानी राहुल जी। गांधी के सामने ये भी स्पष्ट था कि इन लोगों के साथ मित्रता और गठजोड़ किए बिना भी नहीं काम चलने वाला है। लेकिन इनको समझाना ज़रूरी है कि भाई आप किस मुकाम पर खड़े हुए हैं, आपकी राजनीति कहाँ खड़ी हुई है इस मुकाम पर। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से आप पहले चुनाव लड़ते, जीतते, हारते थे, वो ज़माने चले गए। अब उस तरीके से आप राजनीति करेंगे तो कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर कामयाब होती चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक 2029 के लोकसभा चुनाव की बात है, वो चुनाव तो अगर ईमानदारी से हो तो हमारा जीता-जिताया चुनाव है। इतनी नाराज़गी है इस सरकार के खिलाफ, ईमानदारी से तो हम इस चुनाव को जीत ही जाएँगे। लेकिन सवाल ये है ईमानदारी से चुनाव करने कौन देगा? ईमानदारी से चुनाव होगा ही नहीं, क्योंकि जितनी भी इस तरह की संस्थाएँ हैं जो कि ईमानदारी और पारदर्शिता से दलील प्रणाली की प्रतियोगिता कराती थी चुनाव में, वो सब संस्थाएँ तो उन्होंने कब्ज़े में कर ली हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है इसलिए। इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो आप बताइए, मेरे ऊपर तो जो छवि पड़ी उसके जो महत्वपूर्ण पहलू थे वो हमने आपके सामने रखे। अब आप बताइए विनोद जी कि किसको और किस तरीके से देखा जा सकता है? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है राहुल गांधी का, जो अगर विपक्षी नेताओं ने इसके ऊपर ठीक से गौर किया तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी। अभय जी, नमस्कार। और नई परख के मंच पर फिर मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत आभार। हुँ। देखिए, राहुल गांधी का भाषण मैंने भी पूरा पढ़ा सोशल मीडिया पर
और वो अंग्रेजी में भी पढ़ा, हिंदी में भी उसका तर्जुमा हुआ, वो भी पढ़ा। एक आध मित्रों ने तो, जो हमारे सोशल मीडिया के सेक्स के मित्र हैं, उन्होंने तो उसको बाकायदा उसका ऑडियो भी रिलीज किया हम्म, अपने स्वर में। हम्म, मुझे, अब इसको अतिरंजना न माना जाए, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। हम्म, राहुल गांधी अब कुछ उसी तरह से, जो परंपरागत राजनीति है उससे अलग हट करके देश की विपक्ष की राजनीति को एक नई धार और नई दिशा और नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने उस कांग्रेस को, जो एक क्लब बन चुकी थी, क्लब थी खाली अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसको उन्होंने एक आंदोलनात्मक संगठन में बदलने का जो काम किया था, और अपनी बात कह के वो चल दिए थे कि भाई मैं चल रहा हूं, जिसको मेरे साथ आना हो आए, अब लड़ाई इस तरह लड़ी जाएगी। और धीरे धीरे पूरी कांग्रेस और पूरा देश उनके साथ चल दिया था। तो राहुल गांधी कुछ उसी शैली में, जैसे गांधी जी ने एक बार अपना लक्ष्य तय कर लिया, अपना रास्ता तय कर लिया और रास्ते पे चल पड़े, राहुल गांधी अब लगभग उसी तरह अपना रास्ता तय कर चुके हैं, अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं, और वे लड़ाई के तरीके भी तय कर चुके हैं। अब उनकी दिलचस्पी, उन्हें मालूम है कि वो कुछ भी कर लें, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के जो परंपरागत तरीके हैं उनसे शायद जीत पाना उनको लगता है कि मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए वो अब एक रुकाई रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की राजनीति, और प्रतिरोध की राजनीति जब बात वो करते हैं तो मुझे वो लोहिया याद आते हैं कि लोहिया ने भी नेहरू के सामने, जब कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में था, तब प्रतिरोध की राजनीति की शुरुआत की थी। और कांग्रेस से निकल करके समाजवादी सोशलिस्ट सब थे, आचार्य देव, जयप्रकाश नारायण, सारे लोग, और उन्होंने प्रतिरोध की राजनीति इस देश में शुरू की थी। राहुल गांधी कुछ कुछ, अब जो भाजपा की सत्ता पूरे देश में है, 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तमाम सारे दल बिल्कुल आतुर है बीजेपी एनडीए में आने के लिए। तृणमूल कांग्रेस छूट रही है, शिवसेना और उद्धव ठाकरे और एनसीपी के बारे में खबरें हैं कि उनके भी लोग टूट सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने इन सब की से बजाय ये कि वो कहें कि भाई अपने अपने सांसदों को, विधायकों को वहां ले जाओ, रिजॉर्ट में ले जाओ, बचाओ, ये करो वो करो, उन्होंने तय कर दिया, एक खींच दी लकीर कि हमें प्रतिरोध की राजनीति करनी है। क्योंकि सारी संस्थाओं पर से मुझे लगता है, जैसा राहुल गांधी का कहना है, कि उनका कहना है कि सारी संस्थाओं पर बीजेपी और उनके लोग काबिज हो गए हैं, और इसलिए अब हम ये लड़ाई जो है सड़क पर उतर करके अहिंसात्मक तरीके से, और जो संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं लोकतांत्रिक विरोध के, उनके जरिए प्रतिरोध की राजनीति के जरिए लड़ेंगे। और इसीलिए भाषण देने के बाद राहुल गांधी रुके नहीं। राहुल गांधी ने तुरंत कांग्रेस की बैठक बुलवाई, जिसमें सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे सीएलपी लीडर्स आए, और पीसीसी प्रेसिडेंट आए, और उसके बाद एक बाकायदा कार्यक्रम लिया गया है। आप देखिए, आज पूरा कार्यक्रम जारी हुआ है कि कई शहरों में छात्रों के और युवाओं के सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। उसमें कोटा से शुरू करेंगे, राजस्थान का कोटा जो कोचिंग सेंटर है, यानी जो नीट का मुद्दा है, जो सीबीएसई का मुद्दा है, जो प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में पर्चा लीक होने का मुद्दा है, उसका जो सबसे बड़ा सेंटर है कोचिंग का छात्रों का, वो है कोटा। तो कोटा से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद वो इलाहाबाद में भी है, पटना में भी, और कई शहरों में उनकी वो छात्र सम्मेलन होंगे। तो एक तरह से वो चल पड़े अपने रास्ते पर। इसके पहले वो संविधान सम्मेलन की, आपको मालूम ही है, लोकसभा चुनाव से पहले जो संविधान सम्मेलन एड्रेस करके उन्होंने संविधान को एक मुद्दा बनाया था। अब वो छात्रों और युवाओं के बीच में जाकर के सीधे सीधे जो नीट पे पर्चा लीक की जो समस्या है, जो उसकी धांधली खबरें आई हैं जो सीबीएसई में, उसको मुद्दा बना के सीधे नौजवानों की ओर बढ़ चले हैं। हो सकता है नौजवानों के बाद वो किसानों के बीच जाए, मजदूरों के बीच में जाए, कर्मचारियों के बीच में जाए, जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच में। व्यक्तिगत रूप से तो जा ही रहे थे, आप देखिए जैसे ऑटो वालों के बीच चले गए, कभी किसानों के बीच चले गए, कभी जो है वो कुली रेलवे कुली के बीच चले गए, वो तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के लिए। लेकिन इसको बड़े स्तर पर भी वो इस तरह के सम्मेलन आयोजित करके कांग्रेस पार्टी अब प्रतिरोध की राजनीति उसने शुरू कर दी है। अब ये तय करना है इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों को, तो वो इस प्रतिरोध की राजनीति में राहुल गांधी के साथ आते हैं, या अपना वही पुराने तरीके से कि भाई इसको टिकट दो, उसको टिकट मत दो, ये करो, उससे गठबंधन कर दो, फलानी जाति का समीकरण बिठाओ, उस जाति का बिठाओ, उसके जरिए वो जो है वो अपने पुराने तरीके से ही भाजपा के खिलाफ चुनावी राजनीति करते हैं। जिसमें सबसे पहली परीक्षा तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में होनी है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो राहुल गांधी
छात्र युवाओं सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी उनके साथ जुड़ेगी या वो भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम लेगी। उसके बाद जो दूसरे और तमाम घटक दल है, तृणमूल कांग्रेस क्या इस तरह के अभियान में शामिल होगी। अब इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तय करना है कि वो राहुल गांधी की प्रतिरोध की राजनीति के इस आह्वान को किस रूप में लेते हैं, वो उनके साथ चलते हैं या खाली मौखिक समर्थन, नैतिक समर्थन देकर के ही अपनी तय कर लेते हैं कि हमने समर्थन दे दिया। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मुझे क्या लगता है कि ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति, यहाँ टिकट दे दो, इसके वोट इतने मिल जाएंगे, उतने मिल जाएंगे, ये तो खैर राजनीति का स्वभाव है और सब लोग इस तरह की राजनीति करते ही हैं। राहुल गांधी इसके अंदर एक योगदान, मतलब एक नई बात ही जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा के विरोध में एक लहर पैदा की जाए, क्योंकि भाजपा के विरोध में जब तक लहर नहीं होगी तब तक आप जो पारंपरिक जोड़ तोड़ की राजनीति है, टिकट बंटवारे की या इस तरह की जो राजनीति है, उस राजनीति से आप, भाजपा ने मौजूदा तरीके से जो पूरे सिस्टम को अपना शिकंजा कस लिया है, उससे आप पार नहीं पा सकते। इसको पराजित करने का एक ही तरीका है कि जन आक्रोश एक सीमा से ऊपर चला जाए और फिर जनता अपने आप चुनाव को अपने कंधों पर उठा ले और सारे के सारे वोट जो हैं, मतलब भाजपा के खिलाफ इतनी नाराजगी पैदा हो कि लोगों में सरकार बदलने की इच्छा पैदा हो जाए। यानी वो ये रीड कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि जनता में असंतोष तो काफी है, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि अभी वो असंतोष इस स्थिति में नहीं आया है। वो इसके जरिए जो अभी नौजवानों का, क्योंकि 30-50% लोग तो भारत में वही हैं जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं में, सीबीएसई में जो घपले हुए हैं, उनसे प्रभावित है किसी न किसी रूप में। या तो उनके परिवार प्रभावित हैं, उनके रिश्तेदार प्रभावित हैं, या उनके मित्र प्रभावित हैं, या वो खुद प्रभावित हैं, उत्पीड़ित हैं। मैं तो कहूंगा प्रभावित नहीं, उत्पीड़ित हैं। अब आप देखिए, ये भी है, हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में जो भी कहें, अभी लखनऊ में उन्होंने कल प्रदर्शन किया था लखनऊ में अपना, उसमें हमारे मित्र आनंद वर्धन ने, आज मैं उनके साथ कार्यक्रम कर रहा था, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी खासी भीड़ उनके पक्ष में जमा हुई थी वहां लखनऊ में। इसका मतलब ये मुद्दा इस तरह का है, मुद्दा इस तरह का है कि लोग अपने आप, कोई भी हो जो आह्वान करेगा, लोग उसके पास जाएंगे। अगर कोई और, अगर समाजवादी पार्टी आह्वान करती तो वहां भी लोग जाते, ऐसी बात नहीं है, नौजवान लोग जाते। तो राहुल गांधी की कोशिश ये है कि एक राष्ट्रव्यापी लहर जो है वो भाजपा के खिलाफ पैदा की जाए। मुझे तो लगता है कि इसके ये है उनका मुख्य तौर पे, जो वो कह नहीं रहे हैं बात को, लेकिन दरअसल है वो यही। वो लहर तब तक नहीं पैदा की सकती है, सारी क्षेत्रीय शक्तियां भी उनके साथ जुड़ नहीं जाएंगी। विनोद जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। वो प्रतिरोध की राजनीति का मतलब ही है कि प्रतिरोध की लहर पैदा करना। जैसे मैंने गांधी जी का उदाहरण क्यों दिया कि जब तक गांधी जी ने प्रतिरोध का अपना रास्ता नहीं अपनाया था, तब तक देश में एक शांति, अंग्रेजों की सत्ता को लेकर कोई चुनौती नहीं थी, लोग नाराज थे, सब थे, लेकिन इकट्ठा नहीं हो रहे थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिरोध का एक ज्वार पैदा किया, एक जबरदस्त तूफान पैदा किया, वो फिर अलग अलग तरीके सामने आया। लोहिया का जो मैंने उदाहरण दिया इसीलिए कि प्रतिरोध की राजनीति के जरिए ही 1967 में उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकारें बनवा दी पूरे उत्तर भारत में, सभी सरकारें। या 77 में भी प्रतिरोध की लहर ही तो पैदा हुई थी, जो इंदिरा गांधी की सरकार हारी थी, जनता ने चुनाव लड़ा था वो। तो और 2024 का भी चुनाव हुआ। देखिए 2024 का चुनाव भी राजनीतिक दलों से ज्यादा जनता ने लड़ा। जो आप देखिए, इंडिया गठबंधन इस हालत में था कि कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहीं एक दूसरे से मिलकर लड़ रहे हैं, कोई चुनाव घोषणा पत्र नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं, कुछ नहीं। उसके बावजूद बीजेपी को 240 पे ले आए। आप देखिए, मतलब तो इसका मतलब ये है कि कहीं जमीन के नीचे एक लोगों में एक खटपटाहट तो थी, और उसको जहां जहां एड्रेस किया विपक्ष ने, वहां उनको सफलता मिली। तो राहुल गांधी इस बात को पहचान चुके हैं। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि प्रतिरोध की एक लहर पैदा करने की पूरी कोशिश है, और शुरुआत उन्होंने छात्रों से की है, युवाओं से की है। क्योंकि कोई भी प्रतिरोध की जो लहर है, उसके वाहक जो है वह युवा पीढ़ी होती है। अन्ना आंदोलन में भी कौन जुटा था? सभी नौजवान तो जुटे थे, और वो प्रतिरोध की एक लहर पैदा हुई, और उसका खामियाजा यूपीए सरकार को भुगतना पड़ा। तो उसी तरह से, और चूंकि कांग्रेस जनता पार्टी के रूप में एक कथित रूप से आप कह सकते हैं एक ताकत, कोशिश हो रही बनाने की, तो उसके पहले की कोई कांग्रेस से अलग कोई ताकत इस तरह बने, राहुल गांधी ने उसको पहचान लिया वक्त रहते, और इसीलिए उन्होंने छात्रों और युवाओं के सम्मेलनों का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। अब वो जब जाएंगे, कोटा में जाएंगे, इलाहाबाद में जाएंगे, और पूरी लिस्ट है तमाम शहरों में, तो जाहिर है फिर जो नौजवान इस
इस पूरे परीक्षा प्रणाली को लेके, पर्चा लीक को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के, या उनके जो प्रभावित है वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे और ये मुद्दा बनेगा। तो इसी तरह, और दूसरा क्या है कि राहुल गांधी एक वैचारिक लड़ाई भी शुरू करना चाहते हैं। वो खाली चुनावी लड़ाई की बात नहीं है, उनका पूरा लगातार देखिए जो भाषण में भी है, उन्होंने एक विचारधारा की लकीर खींचने की कोशिश की है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई सीधे सीधे देश में दो विचारधाराओं की जो लड़ाई है उसकी रेखा को और गहरा किया जाए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, दूसरी तरफ उसके प्रतिरोध की विचारधारा, और वो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है, वो स्वतंत्रता आंदोलन की है, वो भारतीय संविधान की है। राहुल गांधी इसको इस रूप में लेना चाहते हैं और उसके साथ जो गैर भाजपा दल है वो जुड़े और एक बड़ी ताकत बने। तो कुल मिलाकर के वो चुनावी राजनीति जो जोड़ तोड़ के, वो तो जब चुनाव आएगा तब उनके तमाम कांग्रेस भी करेगी, ऐसा नहीं कांग्रेस नहीं करेगी, और करना भी चाहिए, वो सब करेंगे, लेकिन वो खाली चुनावी जोड़ तोड़ की राजनीति पर ही आश्रित नहीं है। उनकी कोशिश है कि जनता के बीच में जनता का मानस बनना चाहिए, और जब जनता का मानस बन जाएगा तब सत्ता परिवर्तन आसान होगा। खाली चुनावी जोड़ तोड़ से नहीं कि इसको ले आइए, उसको ले आइए, फलाने नेता को जोड़ लीजिए, उसको कर लीजिए, ये सब तो फौरी चीजें हैं, ये तो पैबंद है। लेकिन मुख्य चीज है, और देखिए 2013-14 में भी जब नरेंद्र मोदी पूरे बहुमत के साथ आए थे बीजेपी, तो एक मानस बन गया था ना लोगों का, एक लोगों का मानस बन गया था कि भाई यूपीए सरकार बहुत हो गया, बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, कोई अनिर्णय की सरकार है, अब हमको एक नई तरह की सरकार चाहिए। वो मानस जो बन गया था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें दिलाई और एनडीए को 325 सीटें दिलाई। तो उसी तरह का मानस 2029 तक देश में राहुल गांधी प्रतिरोध का एक बनाना चाहते हैं, जिसको आप प्रतिरोध की लहर कह लीजिए, प्रतिरोध का ज्वार कह लीजिए, प्रतिरोध का वातावरण कह लीजिए, वो उस दिशा में चल पड़े। अच्छा, अब इसमें एक ये तो ठीक है, राहुल गांधी ने जिसको कहते हैं थ्रोइंग द गॉन्टलेट, उन्होंने चुनौती फेंक दी है उन्होंने गैर भाजपा विपक्ष के सामने कि अब आप परिस्थिति को समझिए, आप अपनी गलतफहमी से निकलिए, मुगालते की दुनिया से निकलिए। भाजपा आपको राजनीतिक रूप से समाप्त करने वाली है। आप जरा भी चूके, किसी भी गलतफहमी में रहे तो आपका काम तमाम है। ये तो उन्होंने साफ कह दिया। और आपको तरीका ये है कि आंदोलन कीजिए, और इन पार्टियों के एजेंडे पे आंदोलन कभी होता नहीं है, इसलिए वो चौंके भी होंगे इस चुनौती से। इस वक्त भी सोच रहे होंगे भाई क्या करें, अब झक मार के आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्यों, कौन करता है इनमें आंदोलन? कोई आंदोलन नहीं करता। ये यही क्षेत्रीय शक्तियां यही सत्ता के लिए जोड़ तोड़ वगैरह करती रहती हैं, सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी अभी तक यही करती थी। अच्छा, अब उसमें क्या है कि ये चुनौती दरअसल राहुल गांधी ने अपने सामने भी फेंकी है। भाई वो अखिलेश कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। पंजाब में वो चुनौती उनके खुद के पास, खुद के सामने है। भाई पंजाब में कांग्रेस की जो मौजूदा हालत है, वो हालत ऐसी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को हरा सके। अभी स्थानीय निकायों के चुनाव में, शहरी चुनाव में देख लिया कि कांग्रेस को कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी ने दिया। सब लोग सोचे बैठे थे कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, उसने वो चुनाव जीत ही लिया। हवाई से चल गई आम आदमी पार्टी, क्योंकि मतदाताओं को लगता ही नहीं कांग्रेस को क्यों वोट दें, अकाली दल को क्यों वोट दें, भाजपा को क्यों वोट दें। अकाली दल और भाजपा जब तक जुड़ेंगे नहीं, उनका कोई दावा नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी का दावा है, कांग्रेस का दावा है, लेकिन कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है, सांगठनिक रूप से बड़े झगड़े हैं। तो राहुल गांधी के सामने भी चुनौती है कि वो जहां कांग्रेस की दावेदारियां हैं, जैसे गुजरात में कांग्रेस की दावेदारी होगी, पंजाब में कांग्रेस की दावेदारी होगी, तो कई राज्यों में कांग्रेस की अब तो जितने भी चुनाव हैं उसमें ज्यादातर जगह कांग्रेस की ही दावेदारी है, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में वो जूनियर पार्टनर है, बाकी जगह तो कांग्रेस सीनियर पार्टनर है या सीनियर पार्टी, सब कुछ कांग्रेस को ही करना है वहां पर। तो राहुल के सामने कांग्रेस को भी तैयार करना है इस तमाम चुनौती के लिए। जो कोई, मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा विपक्ष को थोड़ा विचारोत्तेजित करने से ज्यादा मुश्किल है कांग्रेस को सांगठनिक रूप से कांग्रेस का कील कांटा दुरुस्त करना, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। देखो, जो राहुल गांधी जो प्रतिरोध की राजनीति का जो उन्होंने अपील की है, उसमें विपक्षी जो गठबंधन के दल हैं वो तो है ही, कांग्रेस के लिए भी उसमें अपील है, खासकर कांग्रेस की उन प्रदेश इकाइयों के लिए जो काहिली की शिकार हैं, बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कुछ आए। तो अब ये जैसे पंजाब का आपने उदाहरण दिया, ये पंजाब में लोग क्यों वोट देंगे कांग्रेस को? तो
जब कांग्रेस कुछ करती हुई दिखाई पड़े, सड़क पर उतरती हुई दिखाई पड़े, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को लेकर के जो उसका स्टैंड है उस पर आकर लड़े भिड़े, तो लोगों के मन में ऐसा समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बात कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए चुनौती राहुल गांधी ने दूसरों को भी दी और चुनौती खुद स्वीकार भी की है, क्योंकि असली चुनौती जो है, जो चुनावों की दृष्टि से अगर बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी भले उत्तर प्रदेश में ए पार्टी हो, मुकाबले में हो, लेकिन कांग्रेस को वहां भी परफॉर्म करना है जैसे लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनाधार ऐसा है जो सपा को सीधे वोट देना नहीं चाहता। वो अगर आएगा इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस इधर ही आएगा, जैसे लोकसभा चुनाव में आए थे। इसी तरह उत्तराखंड में तो कांग्रेस खुद बड़ी चुनौती दे रही है बीजेपी को, वही मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस है। पंजाब का आपने उदाहरण लिया ही, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उसको भी वहां की जो स्थानीय निकाय नतीजा है वो बड़े निराशाजनक है कांग्रेस के लिए, हिमाचल के। तो वहां भी उनको पार्टी को एकदम एक्टिवेट करना है। गुजरात में आज भी कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है, उसके बाद आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी खम ठोक रही है वहां पर। तो गुजरात में कांग्रेस को फिर से पुराना, कम से कम अगर सरकार ना बना सके तो पुरानी स्थिति पे तो ले आए जब 60-65 सांसद विधायक उसके होते थे और 70 विधायक और 38-40% वोट होता था। आज तो उसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ है कांग्रेस की। तो ये सब चुनौतियां तो राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस के सामने है ही, जिनको राहुल गांधी ने स्वीकार किया है। अब वहां क्या है कि मुझे लगता है कांग्रेस, राहुल गांधी इसमें थोड़ा सा दो स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया प्रतिरोध की राजनीति का, वो सब जगह जगह जाकर के इस जो आप प्रतिरोध की लहर है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरे ओर संगठन में जो कील काटे दुरुस्त करने का काम है, वो काम राहुल गांधी उसमें हस्तक्षेप तो करेंगे ही, लेकिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो अलग अलग नेताओं से बात करके और वहां की कील काटे दुरुस्त करें। तो एक तरफ राहुल गांधी जनता के बीच सीधे जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, युवाओं को करेंगे, कार्यकर्ताओं को करेंगे, उनके बीच। इसमें दो चीजें हैं अभय जी, प्रतिरोध की राजनीति के जरिए अगर ये परवान चढ़ती है उनकी प्रतिरोध की राजनीति, तो 2029 में मोदी जी के मुकाबले कौन होगा? तो विपक्ष का नेता अपने आप स्वतः राहुल गांधी होंगे, जैसे 2013 में नरेंद्र मोदी हो गए थे 2014 में अपने आप। तो ऐसे ही राहुल गांधी अभी से प्रतिरोध की राजनीति के जरिए अब खुद को प्रतिरोध का प्रतीक बना करके 2029 तक आते आते उनकी कोशिश ये होगी, कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि जब विपक्ष तय करे कि भाई हमें एक चेहरा देना है, हमें एक नेता देना है मोदी जी के सामने, एनडीए के सामने, तो राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा चेहरा वो नहीं होगा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर वही अकेले ऐसे नेता होंगे जो लोगों के बीच में होंगे और प्रतिरोध की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब फिर से मैं आता हूं उन क्षेत्रीय शक्तियों पर जो महत्वपूर्ण हैं, शक्तिशाली हैं, उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास समर्थन आधार भी है। कुछ सामुदायिक और जातिगत समुदायों की राजनीति के कारण उनके पास एक स्थायी जमा पूंजी है, जैसे तेजस्वी के पास है, जैसे अखिलेश के पास है, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी के पास वहाँ है, और ममता बनर्जी के पास भी एक बड़ी पूंजी थी, आजकल उनके हाथ से छिन गई लगती है, लेकिन इतना ममता बनर्जी को ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि वो अब आगे कुछ नहीं कर। 41% वोट तो मिले ही है इनको। हाँ, ठीक, 80 सीटें थी, अब अलग वो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है राजनीति में, किसी को पूरी तरीके से खारिज कर देना भी जल्दबाजी होती है, परिस्थिति बदल भी सकती है अपने आप में। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि क्षेत्रीय शक्तियों को मन बनाना, बजाय इसके कि वो कांग्रेस की तरफ छींटाकशी करती रहें, राहुल गांधी को लाने देते रहें, राहुल गांधी के कामों की खत लिख लिख के आलोचना करते रहे, जैसे कि सीपीएम ने किया, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चे ने किया। इन लोगों को भी मन बनाना होगा, क्योंकि वो जमाने चले गए जब ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, बहुत ही मजबूती के मुकाम से कांग्रेस के प्रभाव को कमतर करने की कोशिश करती थी। अब इनको नए सिरे से सोचना होगा। आपने जैसे अभय जी कहा कि क्षेत्रीय दलों को जो है, अब उनको भी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। उनको भी देखना पड़ेगा कि जब अपने अपने राज्यों में वो बहुत ताकतवर थे, बहुत कद्दावर थे और भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देते थे, तब वो कांग्रेस को एक उलाहना देते थे कि कांग्रेस कभी बीजेपी से जो है हार जाती है 1-1 मुकाबले में और क्षेत्रीय दल ही भाजपा को रोक सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली
तमिलनाडु, इन चुनाव नतीजों ने क्षेत्रीय दलों की इस दावे को एक तरह से अब खारिज कर दिया है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के मुकाबले हार और जीत दोनों का स्वाद क्षेत्रीय दलों ने, कांग्रेस ने बराबर चखा है। कांग्रेस अगर बीजेपी से कई चुनाव हारी है तो 2018 में उसने 3 राज्य जीते भी थे। गुजरात में 2017 में उसने बीजेपी को काफी कड़ी टक्कर दी थी। इस तरह कर्नाटक में जीत हासिल की 2023 में। तेलंगाना में उसने जो है बीजेपी के मुकाबले में थी और टीआरएस भी थी और उसने जीत हासिल की। तो और क्षेत्रीय दलों का भी यही रहा कि कभी जीते कभी हारे। तो अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ गए हैं वो कांग्रेस और क्षेत्रीय दल दोनों। अब क्षेत्रीय दलों को एक तो इस असुरक्षा से बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर उनके राज्य में कांग्रेस मजबूत हो गई तो उनकी जमीन चली जाएगी, अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत हो गई, उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई तो उनकी जमीन चली जाएगी। इस असुरक्षा भाव से क्षेत्रीय दलों को निकलना होगा। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों ने कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया, जबकि सामाजिक स्थितियां ऐसी हैं कि ये वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर से उसका अंतर्विरोध है, इसके बावजूद उन्होंने वोट दिया तो कांग्रेस की वजह से दिया। माइनॉरिटी वोट जिस तरह एकजुट हुआ वो कांग्रेस के साथ आने से हुआ। तो अगर कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। अगर कांग्रेस की ताकत बिहार में बढ़ती है तो वो आरजेडी को फायदा पहुंचाएगी। अभी कांग्रेस इस हैसियत में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में अपने दम पर सरकार बना ले। तो इसलिए कांग्रेस का इन राज्यों में आगे बढ़ना वो कोई समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी क्षेत्रीय जो सहयोगी दल हैं वो अपने लिए खतरा न माने। तृणमूल कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस बंगाल में थोड़ा आगे बढ़ती है तो, क्योंकि एक ऐसा बड़ा वर्ग हर राज्य में है जो क्षेत्रीय पार्टियों को, जो बीजेपी से असंतुष्ट है लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को वोट नहीं देना चाहता, उसके सामने कांग्रेस ही विकल्प है। तो ऐसा वोटर भी अगर कांग्रेस के साथ आता है तो ताकत तो इंडिया गठबंधन की बढ़ेगी। तो इसलिए इन क्षेत्रीय दलों को अब इस असुरक्षा बोध से, पुरानी अप्रोच से बाहर निकल करके मिल करके काम करना होगा और तभी ये कोई एक मुकम्मल गठबंधन विपक्ष का बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोगों ने इस प्रश्न के ऊपर चर्चा की कि किस तरह राहुल गांधी का ये जो वक्तव्य है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अगर क्षेत्रीय दलों ने इसको ठीक से समझा और इसका जो मर्म है उस मर्म पर अमल किया तो निश्चित रूप से एक गैर भाजपा राजनीति नए सिरे से बननी शुरू होगी। और एक भाजपा विरोधी माहौल पहले से ही बना हुआ है, केवल उस माहौल के राजनीतिक दोहन की आवश्यकता है। और उस लिहाज से गेंद कांग्रेस के पाले में सबसे पहले है और उसके बाद क्षेत्रीय दलों के पाले में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे।